हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2021 के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसमें जो पेपर 2 है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। प्रीवियस वीडियो मैंने पार्ट 1 में जो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट था पेपर 1 का वो डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 का वेटेज एनालिसिस करूंगा जो लास्ट ईयर 2020 में एग्जाम हुआ था, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारा पेपर का लेवल कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमारे सिलेबस में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमारा सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो क्या रहेगा एक्सपेक्टेड। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पेपर 2 है उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, जिसमें पार्ट 1 जो होगा वो जीके का रहेगा, जिसके बारे में मैं फर्दर वीडियोस में बात करूंगा, और जो सेकंड पार्ट रहेगा जो सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें पार्ट रहेगा जिसको मैंने यहाँ पर पार्ट 2 नाम दिया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे जीके के और 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग के। टोटल 125 मार्क्स का 125 क्वेश्चंस होंगे इस पेपर में, विच विल बी ऑफ 375 मार्क्स ऑफ, और ड्यूरेशन रहेगा हमारे पास 2.5 आवर्स, यानी 150 मिनट में हमें 125 क्वेश्चन करने रहेंगे और हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे इस पेपर 2 में। और पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्जाम है वो सेम डे होगा, ये ध्यान रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि पेपर अलग अलग दिन होगा या सेम डे होगा, तो पेपर एक ही दिन होगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। सो स्ट्रेटजी पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज था, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके बेसिस पर हम अपनी इस बार की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का ग्राउंड बनाएंगे। ठीक है, तो जो पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग है, जो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, वो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बिकॉज सिलेबस एनालिसिस जो है इस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो अच्छा लेवल रहेगा। आप बहुत सारे अदर स्टेट्स के लेवल के क्वेश्चन से इस एग्जाम को नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज वहां पे किसी में सब्जेक्टिव एग्जाम है और कई ज्यादातर एग्जाम्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहां पर एक क्वेश्चन जो है हमारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको इजी मिलेंगे, लेकिन आपको इस अप्रोच से तैयारी करनी है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 3 मार्क्स आ रहे हैं, 3 मार्क्स के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेवल ऊंचा रहेगा इसका। तो जो सिलेबस है बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट ए है हमारा, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है एंड पार्ट ई है। पेपर 1 में हमारे 4 पार्ट्स थे, पेपर 2 में सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन में हमारे 5 पार्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला सब्जेक्ट है पार्ट ए में वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है ओपन चैनल फ्लो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आपको बुक रेफर करनी है, अभी मैं बुक का सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स वीक हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जो टॉपिक्स उनके वीक हैं वो इस बुक को रेफर करें। आपको एक ही बुक फॉलो करनी है और उसे मल्टीपल टाइम्स आप रेफर करना है। एक ही अलग अलग बुक्स अलग अलग टाइम पे आपको रेफर नहीं करनी अनलेस एंड अनटिल वो टॉपिक उस बुक में कवर्ड नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप मोदी सेट रेफर कर सकते हो। ओपन चैनल फ्लो के लिए के सुब्रमण्या की बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक है, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 8 क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल अप्रोच के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें थ्योरी में टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न पूछा गया था, पाइप फ्लो पे थ्योरी थी, बाउंड्री लेयर पे थ्योरी थी, फ्लूइड स्टैटिक्स पे थ्योरी थी और फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे थ्योरी थी। न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे नॉचेस पर, लैमिनार फ्लो पर, पाइप फ्लो पर, फ्लूइड स्टैटिक्स पर, डायमेंशनल एनालिसिस पर, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स पे, इक्विवेलेंट पाइप लेंथ निकालने को बोली गई थी और लैमिनार फ्लो पर न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, तो आप देखेंगे 13 क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज्यादा था और थ्योरी का वेटेज कम था। ओपन चैनल में भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें यूनिफॉर्म फ्लो, एफिशिएंट चैनल और हाइड्रोलिक जंप
पे 3 थ्योरी के क्वेश्चंस थे और हाइड्रोलिक जंप लॉस निकालने के लिए दिया हुआ था, एक न्यूमेरिकल पूछा था। ठीक है, और जो पार्ट ए में थर्ड पार्ट है जिसको मैंने डिवाइड कर दिया है सिग्रीगेट करने के लिए, हाइड्रोलिक मशीन्स और हाइड्रो पावर, इसे भी आप मोदी सेट से रेफर कर सकते हो। इसमें टर्बाइंस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और हाइड्रोलिक रैम का बेसिक प्रिंसिपल पूछा गया था, और जो न्यूमेरिकल पूछा गया था वो पंप्स की स्पेसिफिक स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें इसका मतलब हुआ 2 थ्योरी के क्वेश्चन और 1 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 10 थ्योरी और 10 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस थे पार्ट ए में। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। पार्ट बी में हमारे बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजी जो है वो आपको सुब्रमण्या से रेफर करनी है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आपको एसके गर्ग से रेफर करनी है। हाइड्रोलॉजी में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए जो पार्ट बी है इरिगेशन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, तो ये ध्यान रखिए इस बार के पैटर्न में भी ये इसका वेटेज रिवर्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलॉजी के ही क्वेश्चन ज्यादा आए थे तो ज्यादा ही आएंगे, तो ये दिमाग में आपको रहकर नहीं पढ़ना है, ये मैं वेटेज एनालिसिस बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से, इरिगेशन से 6 क्वेश्चन, तो पार्ट बी से हमारे 20 क्वेश्चन थे। तो जो 14 क्वेश्चन थ्योरी के पूछे गए थे वो अगर आप देखेंगे किन किन टॉपिक से पूछे गए थे, तो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे ग्राउंड वाटर फ्लो से रिलेटेड थे। जो आपके टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में, अगर उन्हें ध्यान से देखोगे तो उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। कन्फाइंड एक्वाफर, स्पेसिफिक कैपेसिटी की डेफिनेशन, रन ऑफ, अनकन्फाइंड एक्वाफर, इन्फिल्ट्रेशन जोन, इवापोरेशन बेस्ड क्वेश्चन, ड्यूटी डेल्टा रिलेशनशिप, हाइड्रोग्राफ लिमिटेशन, खोसला थ्योरी, इन्फ्लोट्रोमीटर, हाइड्रोग्राफ के बेस पे क्वेश्चन था, इन्फिल्ट्रेशन के बेस पे क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल में आपको रन ऑफ कोएफिशिएंट निकालने को बोला गया था, और प्रेसिपिटेशन में एक थिसिन पॉलीगन मेथड के बेस पर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना था। तो 12 क्वेश्चन थ्योरी के थे और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। इरिगेशन में अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन आपके थ्योरी के थे और 3 क्वेश्चन आपके लैसिस थ्योरी पर थे। ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस में आपको हाइड्रोलिक मीन रेडियस कैलकुलेट करना था और एक आपका सिल्ट फैक्टर निकालना था। तो 3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और 3 क्वेश्चंस थ्योरी के, तो टोटल 6 क्वेश्चंस थे। तो इस पार्ट का भी अगर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चंस थ्योरी के और 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के, तो टोटल क्वेश्चंस इस पार्ट के बने 20। पार्ट ए में भी 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है दैट इज पार्ट सी, जिसमें नाम दिया है सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग के लिए आप जस्टो खन्ना रेफर कर सकते हैं, रेलवे इंजीनियरिंग के लिए सक्सेना रेफर कर सकते हैं। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि मैं गुप्ता एंड गुप्ता के जो 40-50 क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करा दूंगा, तो उससे आपका काफी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बहुत डिटेल में आपको इसमें एयरपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। तो हाईवे इंजीनियरिंग में जो 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें 8 क्वेश्चंस थ्योरी के थे, 6 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के थे। जिसमें थ्योरी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, रिजिडिटी फैक्टर, फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिफरेंट लेयर्स का अरेंजमेंट पूछा गया था, कैम्बर का क्लासिफिकेशन पूछा गया था, रोड पैटर्न पे क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वहां पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, हिल रोड्स में ट्रांजिशन कब कौन सा फॉलो करते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एसएसडी, ब्रेक एफिशिएंसी, सीबीआर वैल्यू और रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, इन 6-7 टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। रेलवे इंजीनियरिंग के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 3 जो क्वेश्चंस थे वो थ्योरी के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको ट्रांजिशन कर्व में सेफ स्पीड निकालनी थी, लिमिट्स ऑफ सुपर एलिवेशन की वैल्यूज पूछी गई थी, ट्रांजिशन कर्व के डिफरेंट टाइप्स हम कौन सा रेलवे में अडॉप्ट करते हैं इसके बारे में क्वेश्चन था, और न्यूमेरिकल में हमारा स्लीपर डेंसिटी पर न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो रेलवे के 4 क्वेश्चंस थे पार्ट सी में, और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आपके 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 क्वेश्चन जो थे करेक्शंस इन रनवे लेंथ और साइट सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट, यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें लेआउट ऑफ एयरपोर्ट्स और रनवे लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो अगर इस पार्ट सी का वेटेज देखेंगे तो इस पार्ट सी के वेटेज में भी आपके 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें 13 थ्योरी और 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं जो पार्ट डी है। पार्ट डी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है विच इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि आप एसके गर्ग रेफर कर सकते हो। इसमें आपका 2 पार्ट्स आती हैं, वाटर सप्लाई आती है और सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट वाली एक अलग बुक आती है, सीवेज डिस्पोजल मेथड्स, तो दोनों आपको इसी में कवर करनी है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका वेस्ट डिस्पोजल भी आता है और आपका वाटर सप्लाई भी आता है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस थे इसमें भी पार्ट डी में, 14 थ्योरी के क्वेश्चंस थे और 6 न्यूमेरिकल के थे। न्यूमेरिकल अगर देखें तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पर न्यूमेरिकल था ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से,
पीएच कैलकुलेशन पे था, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पे था, रिलेटिव स्टेबिलिटी पे न्यूमेरिकल था, सीवल फ्लो की बेसिक कैलकुलेशंस थी और बीओडी कैलकुलेशन पर एक बेसिक न्यूमेरिकल था। थ्योरी देखें तो अल्कलिनिटी और हार्डनेस पर एक थ्योरी का क्वेश्चन था, सेल्फ प्यूरिफिकेशन जोन्स पे एक क्वेश्चन था, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स जो होती हैं आपकी उनका डिटेंशन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, सीओडी बाई बीओडी रेशियो पर क्वेश्चन था, ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन था, सीपीएम यानी कोलीफॉर्म और एम्पियन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो डिफरेंट ट्रिकलिंग फिल्टर्स के डिजाइन पैरामीटर्स हैं उस पर क्वेश्चन था, आपका बीओडी 5 और अल्टीमेट बीओडी का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, स्लज बल्किंग पर क्वेश्चन था और वाटर डिमांड पर क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हैं कि 14 क्वेश्चन थ्योरी के और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे गए थे। इस तरह लास्ट जो पार्ट बनता है वो आपका सर्वेइंग और जियोलॉजी, जो कि पार्ट ई है। तो पार्ट ई में आपके 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें सर्वेइंग आप प्रेफर कर सकते हो एसके दुग्गल की बुक से, जिसमें टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सर्वेइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है सर्वेइंग में। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोटोग्राफी पे थ्योरी, ट्रांजिशन कर्व के ऑफसेट पे थ्योरी, चेन सर्वेइंग पे भी थ्योरी, रिफ्रैक्शन लेवलिंग पे भी थ्योरी, रिमोट सेंसिंग पर भी थ्योरी, जीआईएस बेस्ड कंसेप्ट पे थ्योरी, टेंजेंशियल मेथड्स पे भी क्वेश्चन और थियोडोलाइट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पे भी क्वेश्चन। तो जल्दी जो आप टॉपिक छोड़ देते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन सर्वेइंग में उस तरह के थे। फोटोग्रामेट्री में भी क्वेश्चन था, ट्रायंगुलेशन पे भी न्यूमेरिकल था, वर्टिकल कर्व की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए था, सेंसिटिविटी में एंगुलर वैल्यू निकालने के लिए था, प्रोबेबल एरर कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन था, चेन सर्वेइंग में न्यूमेरिकल था आपका, एक आपका कर्व्स और डिफ्लेक्शन एंगल के बेस पर क्वेश्चन था। तो 9 थ्योरी के क्वेश्चन थे और 8 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्ट जो थे वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो लगभग 50-50% वेटेज था थ्योरी और न्यूमेरिकल का सब सर्वेइंग में। जियोलॉजी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन आप ये मान के चलिए जियोलॉजी में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार भी 3-4 क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आने वाले। तो टनल अलाइनमेंट, बेसिक डेफिनेशन और स्ट्रीक ऑफ मिनरल, तो इस पर आपको अच्छे से कवर कर लेना है ये टॉपिक्स। 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब अगर चलते हैं हम लोग इसको हम लोग अब समराइज करते हैं कि कैसा हमारा इस बार का पैटर्न रहेगा, उस बेसिस पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ए की बात करें, पार्ट बी की बात करें, पार्ट सी की बात करें, पार्ट डी की बात करें, पार्ट ई की बात करें, तो अगर आप देखेंगे वेटेज तो सभी से 20-20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये कोई रैंडमली नहीं पूछे गए थे, प्लान तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर सेक्शन से, हर पार्ट से एक एक 20-20 क्वेश्चन इक्वल वेटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। इसमें अगर थ्योरी का वेटेज देखें तो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पार्ट बी से थ्योरी के, फिर 13 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे तो 64 क्वेश्चन जो थे वो थ्योरी के थे। और न्यूमेरिकल का अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, पार्ट सी में आपके 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, पार्ट डी में 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के और पार्ट डी में ई में 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के। तो टोटल 36 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे। तो अगर हम एनालिसिस देखें तो जो थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस जो थे वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ज्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, और कुछ हमारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि आपको अच्छे से पढ़े होंगे आप तभी आंसर दे पाएंगे। तो जो पेपर का लेवल था, पेपर 1 का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल में था, लेकिन जो पेपर 2 था वो इजी आया था। तो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में हम पेपर को रख सकते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर इससे थोड़ा सा स्लाइटली टफ ही आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर इजी आया था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पेपर इजी ही आएगा। तो आपको अपना एक लेवल ऊपर तैयारी करनी है ऑन टफर साइड, जिस लेवल पे पेपर 1 आपने तैयार किया होगा, बिकॉज पेपर 1 का लेवल अच्छा था। जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो नो कैलकुलेटर वाज रिक्वायर्ड। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो स्पेशल नोटिस देकर कैलकुलेटर अलाउ करते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्वेश्चंस जो थे न्यूमेरिकल के वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आपको जब भी पढ़ते हो आप तो लिख कर आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, बिकॉज अदरवाइज लिखेंगे नहीं तो आप फॉर्मूले में गलती करेंगे।
स्पेशली जो पावर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको ध्यान रख के आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो पिछले साल का पेपर था उसमें आपके जो इजी क्वेश्चंस थे वो 70 to 75 क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस थे, और आपके 25 to 30 जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा वही आंसर कर सकता था। ठीक है, ये 70 to 70 क्वेश्चंस, तो जिसने एवरेज पढ़ाई भी की होगी, बेसिक नॉलेज होगी, वो भी कर सकता है अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। लेकिन ये मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस थे, इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो, ये मान के चलिए कि आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना है इन 25 to 30% जो आपको सिलेक्शन मैटर करेगा, जो क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन मैटर करेंगे उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रुका है। दे नो कि क्या सिग्निफिकेंस है, निगेटिव मार्किंग है पेपर में, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वापस से, जैसे मैंने पेपर 1 बताया था, आप प्रॉपरली सिलेबस का सेल्फ एनालिसिस करिए। ठीक है, मैं तो आपको एनालिसिस करके जो समझ में आया मैंने बता दिया, लेकिन आप खुद से एनालाइज करिए सिलेबस को। ठीक है, एनालाइज करने के बाद आप 2 चीजें आप पाएंगे, वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है, वीक सब्जेक्ट्स के वीक टॉपिक्स, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के वीक टॉपिक्स। ठीक है, वीक सब्जेक्ट्स के वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के वीक टॉपिक्स। ठीक है, तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पर आप फर्स्ट डे से ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, एज्यूमिंग कि आपने प्रॉपरली रिवीजन कर रखा है, आपने बहुत सारे एग्जाम अभी रिसेंटली दिए होंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी आपके ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 15 ईयर्स के आपको लगाने हैं। ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस लेंदी के क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, बट आई सजेस्ट कि इस एग्जाम के लिए स्पेशली आप सभी क्वेश्चंस को लगाएं, बिकॉज जो भी आप लेंदी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उससे आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी, आपको वो क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा। स्पेशली जो थ्योरी के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, गेट के स्पेशली 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उन पर आपको फोकस करना है, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस। थर्ड कैटेगरी के जो है ये गुप्ता एंड गुप्ता जो है, इसको आप ये मान सकते हो कि दिस इज द बेसिक बुक तो गुप्ता एंड गुप्ता के बेसिक बुक है जिसको आपको लिटरली फॉलो ही करना है, इसमें कुछ भी, बट ध्यान रहे कि आपको ऑप्शन रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आपको इस लेवल पे तैयारी करनी है कि आपको उस क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में सारी चीजें पता हो, बिकॉज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं और वीक टॉपिक्स हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करके नोट डाउन करनी है। इनको भी आज से ही प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, स्टेज 1 में आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बुक्स नोटिफाई की बताई ऊपर, वो बुक्स आपको उठा लेनी है, और केवल जिन जिन टॉपिक्स में आपको डाउट्स लग रहे हैं, समझ नहीं आते, जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको वो उन बुक से अच्छे से पढ़ लेनी है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, आपके अपने स्टैंडर्ड नोट्स होंगे जिन्हें आप फॉलो करते होंगे, उन नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। सिर्फ आपको वीक टॉपिक्स या वीक सब्जेक्ट्स ही बुक से रेफर करने हैं, या जो नए टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो समझ नहीं आते, आपको नोट से आपको रिलेट नहीं कर पाते, तो ये चीजें आपको बुक से ही सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज काम करनी है। तो जो वेटेज रहेगा न्यूमेरिकल और थ्योरी का, इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि 60 to 65% जो क्वेश्चंस होंगे 100 में, वो आपके थ्योरी के होंगे, और 35 से 40% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल होंगे, बिकॉज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा वेटेज एक्सपेक्टेड है। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, बुक के पीछे आपके जो छोटे कैलकुलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि टेस्ट सीरीज क्या फॉलो करनी है आपको। टेस्ट सीरीज सिंपली आपको वो फॉलो करनी है जिससे आपको आपकी जो नॉलेज है वो आपकी एड ऑन हो रही हो, आपको अपनी वीकनेस है वो पता चले उससे। ठीक है,
ऐसी टेस्ट सीरीज अवॉइड करिए जिसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको रिपीटेडली आप उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय आपको किस पर जाना है, आपको कंटेंट कवरेज पर जाना है। तो ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं, उनको भागना है कंटेंट के पीछे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टीपल टाइम्स अपने कंटेंट को पढ़ेंगे उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे अपने सब्जेक्ट में। तो आप कंटेंट को अपने मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और जो नई चीज़ें मिल रही हैं आपको किसी भी सोर्स से उसे आप ऐड ऑन करिए। तो टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपरली सोच समझ के सिलेक्ट करनी। टेक फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जिनको ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी बता दिया कहाँ से करनी है। तो आपको थॉरली अपनी चीज़ें कवर करनी है सिस्टमैटिक तरीके से, और जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो कि आपके पढ़ाई के साथ पैरेलल चलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा तब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। जो सब्जेक्ट्स आपके खत्म होते जा रहे हैं आपको रिवीजन साइमल्टेनियसली उन सब्जेक्ट से करने हैं। वो रिवीजन अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका वीक सब्जेक्ट्स आपने कवर किया उसकी थ्योरी पढ़ के आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चंस को बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रखें जो दिक्कत करते हैं और उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को लगाएं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको फॉलोअप करनी है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और रिगार्डिंग माई टेस्ट सीरीज आई विल बी मोस्ट प्रॉब्ली अपलोडिंग फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम 10 से 15 सितंबर के बीच में मैं स्टार्ट करूँगा। और कोई डाउट हो पर्सनल कमेंट बिलो द वीडियो, और जो जीके और हिंदी की प्रिपरेशन है वो सब्सिक्वेंटली आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।